तो भाई सारे ना राम राम। इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी जो जिसके पीछे सब पागल हो रहे हैं। अगर इंडिया में है तो भी और अगर यूके में है तो भी। यूके के पास ही कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिसमें हर एक बंदा जाना चाहे है। जो भी स्टूडेंट हो, वर्क परमिट पे हो, हर बंदा यहाँ जो यूके में है वो उन्होंने चाहा कि मैं यूरोप का अप्लाई कर लूँ। लेकिन जो एजेंट हैं या फिर जो भी अप्लाई करने वाले दूसरे बंदे हैं जो थोड़े कम पैसों में लेकिन अपने भी पैसे काटते हैं हमें अप्लाई करने के और बाकी के पैसे भी ले हैं और जो कि माना स्टूडेंट्स ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाए। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरी ऑलमोस्ट स्टडी ख़त्म हो चुकी है और मैं भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में घूम कर आई हूँ। और उसके अलावा भी मैंने एक दो कंट्रीज़ के अप्लाई किए रहे थे और जो कि खुद करे थे, लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम करा था वो किसी और पते अप्लाई करवाया था। तो इसलिए मैं यह पूरी वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है यह क्योंकि यहाँ पर यूके में रहने वाला हर बच्चा खुद ते अप्लाई करने ते डर है क्योंकि वो उन्होंने सोचा कि भाई कहीं मैं कोई गलती ना कर दूँ या अप्लाई करूँ तो कभी वीज़ा नहीं आवा। पर सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात तो था ना, डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर यूके का वीज़ा है उसने डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मोस्ट 90% ऐसा है कि उनका वीज़ा आएगा ही आएगा क्योंकि उनके पास यूके का वीज़ा है। बट मेक श्योर कर लेना कि 3 महीने जो आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है 2 या 3 महीने कम से कम पड़े हों। अगर 2 या 3 महीने से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपका वीज़ा आएगा। अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है मैंने कमेंट करके बताओ, मैं अपना गाइड ज़रूर करूँगी। इसके अलावा मेरी इंस्टा ID में मेंशन कर दूँगी। अगर कोई प्रॉब्लम है आप मैंने इंस्टा पर मैसेज करके बता सको, पूछ सको। अगर कोई डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो मैं इस वीडियो में बताऊँगी कि यूरोप का वीज़ा अप्लाई किस तरह करना। यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहली बात, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करूं, किस तरह करूं। और मैं ना, ताकि मैं भी ना भूल जाऊं इस करके मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले होते ही हाईलाइट करके रख रखे हैं, कुछ लिख कर भी रख रखे हैं ताकि मैं ये डॉक्यूमेंट्स ना भूलूँ। अगर एक भी डॉक्यूमेंट छूट गया तो शायद अप डाउन थोड़ा हो सके। बाकी डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि आप किस तरह अप्लाई कर सको। तो आप गूगल पर जाकर डायरेक्ट यूरोप की किसी भी कंट्री की जो मेन वेबसाइट है वहाँ पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सको। और वो बहुत इजी है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ये अपना एम्बेसी में लेकर जाने हैं। एम्बेसी में लेकर जाने के बाद आप ना फिज़िकली अपने डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट करने हैं और अपने जो फिंगर हैं दिखाने हैं, बायोमेट्रिक दिखानी है। ठीक है, तो उसके बाद जिस तरह जब इंडिया से हम यूके आए थे तो उस टाइम हम ना अपने सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे। जब हम लोग चंडीगढ़ या फिर जहाँ जहाँ अम्बेसी है इंडिया के जिस भी कोने में जितनी भी अम्बेसी हैं वहाँ पर हम सिर्फ फिंगर देने जावा है, बायोमेट्रिक देने जावा है। तो हम यहाँ पर चाहे वो यूरोप हो, जापान हो या कोई भी कंट्री हो, तो हम यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट खुद लेकर जावा है ऑनलाइन अपलोड करने की बजाय। ठीक है, तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट लिख लिए हैं और इसमें मैं बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट। अगर आप चाहो कि मैं स्पेसिफिक कंट्री का लिंक सेंड करूं अपॉइंटमेंट के वास्ते तो आप मेरे से कमेंट करके बताइयो कि मैंने इस कंट्री का अपॉइंटमेंट के लिए लिंक सेंड कर दो, तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी या कमेंट में लिंक दे दूंगी। आप मेरे से लिख कर बता दियो जिस भी कंट्री का अपना अपॉइंटमेंट के लिए लिंक चाहिए। और दूसरी बात, यूरोप की किसी भी कंट्री का अगर वीज़ा आवा है तो आप 28 कंट्रियों में बिना वीज़ा के घूम सको। शेनिगन वीज़ा आवा है, शेनिगन वीज़ा आ जाए तो इसलिए अपना किसी स्पेसिफिक कंट्री का वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस भी कंट्री की अपॉइंटमेंट मिल रही है अपॉइंटमेंट लेकर वीज़ा लो और फिर वीज़ा लेने के बाद उस कंट्री में जाकर फिर दूसरी कंट्री में जहाँ आपकी जो ड्रीम कंट्री है वहाँ जा सको बिना वीज़ा के, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी शेनिगन वीज़ा है। ठीक है, तो अब मैं अपना सबसे पहले बताऊँ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ की कम से कम होनी चाहिए। वैसे मोस्टली सबकी होवे। दूसरा BRP होनी चाहिए। BRP भी कम से कम 3 महीने एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विदिन 3 मंथ एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। कम से कम 3 महीने से ऊपर ही उसकी जो एक्सपायरी डेट पड़ी हो। ठीक है, दूसरा बैंक
बैंक स्टेटमेंट बहुत सारे लोग पूछे हैं कि कितना बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए यूरोप के लिए। यूरोप के लिए अगर आप 2000 भी लेकर मत चलोगे, या अगर आपके अकाउंट में 2000 भी पाउंड होंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम। 1500 भी होगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। और क्योंकि इतना ज़्यादा खर्चा होता नहीं, वो डिपेंड करा आपकी जो ट्रिप है वो कितने दिन की है। तो तीसरा है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आप 3 महीने की भी लेकर जा सको, 6 महीने की भी लेकर जा सको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर 6 महीने की आप ना ऑन द स्पॉट नहीं मिल रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, वैसे 5 दिन के अंदर अंदर आपके जो बैंक की बायोमा जो भी एड्रेस लिखा होगा, वो 5 दिन में आपकी जो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पहुंच जाए उस एड्रेस पर। अगर आप अपना ऑन द स्पॉट अपनी बैंक स्टेटमेंट लेनी है तो आप लोग डायरेक्ट बैंक में जाकर अपना कार्ड लेकर, बैंक का जो भी आपने मिला होगा, जिस भी आप बैंक का कार्ड आपके पास होगा, उस बैंक की ब्रांच में जाकर आप डायरेक्ट बैंक स्टेटमेंट ले सको। ऑनलाइन अप्लाई मत करना, मुझे पता है कि हम लोग एप्लीकेशन से भी निकाल लेते हैं, लेकिन एप्लीकेशन में तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्ट जाकर स्टैंप लगवा कर फिर वो वाली बैंक स्टेटमेंट लेकर आनी है, और ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट अपने डॉक्यूमेंट के साथ लगानी है। ये बातें बहुत ज़रूरी हैं, याद रखियो। फाइल लगाना आसान मुश्किल नहीं है, आसान है, पर आप उसको मुश्किल मत बनाना, ठीक है, मैं यही रिकमेंड करूँ। चौथा है स्टेटस लेटर। अपनी यूनिवर्सिटी में 2 लेटर ज़रूर ले लेना, एक स्टेटस लेटर, एक हॉलीडे लेटर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हॉलीडे लेटर स्पेसिफिक डेज में मिला है, हॉलीडे लेटर कभी भी मिल सका। अपनी जो यूनिवर्सिटी है उससे क्वायरी डालो, हब से जो भी आपका है वहाँ से क्वायरी डालो, वो आपको ऑन द स्पॉट आपको हॉलीडे लेटर और स्टेटस लेटर का प्रोसेस बता देगी, किस तरह डाउनलोड कर सको आप। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग तरीका हुआ, तो इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ। तो ये दो डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी से ले लेना। और नेक्स्ट है ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आप यूरोप जा रहे हो, अपना ट्रैवल इंश्योरेंस 10-12 पाउंड का हो जाए। अगर आपका ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं है और आप अपनी फ़ाइल खुद से अप्लाई कर रही हो, आपने नहीं पता ट्रैवल इंश्योरेंस किस तरह लेना है, तो आप मेरे से कमेंट करके बता सको, तो मैं अपना कोई नंबर प्रोवाइड करवा दूँगी जहाँ पे आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस कर सको या करवा सको, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है बोथ टिकट। बोथ टिकट कौन सी? एक तो राउंड टिकट होनी चाहिए, फ़्लाइट टिकट। डमी भी चलेगी, अगर आप डमी भी नहीं करवाओगे, अपनी फ़्लाइट टिकट बुक कर लो, आपका वीज़ा आएगा। अगर आपका प्लान थोड़ा आगे या पीछे है, या फिर आपने डिसाइड नहीं करा है या कैंसिल कर दिया या कुछ भी है, तो अपनी टिकट कैंसिल भी कर सो। राउंड टिकट की डमी टिकट होनी चाहिए, आपकी फ़्लाइट की राउंड टिकट डमी होनी चाहिए। रियल होगी तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेक श्योर करना कि जब भी आप लोग डमी टिकट करवाओ तो वो डमी टिकट 1 वीक तक ही शो हुआ है। उस 1 वीक के अंदर अंदर आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो होना चाहिए, नहीं तो वह भी में अगर एम्बेसी वालों ने चेक की डमी टिकट और वह शो नहीं हुई तो मे भी आपके वीज़ा कैंसिल होने के चांसेस हो सकें। तो और है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग के लिए आपने पूरी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी डमी लगेगी, आप खुद से भी कर सको। अगर आप ना फ़्लाइट टिकट में या डमी टिकट फ़्लाइट टिकट में, होटल बुकिंग में और जो ट्रैवल इंश्योरेंस है, इन 3 डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आवा तो आप मेरे से कमेंट कर सको, मैं अपना ये 3 डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा दूंगी। थोड़े बहुत पैसे लगाएं, देखो ज़्यादा नहीं लगते, जिस तरह एजेंट ज़्यादा पैसे लेवा इस तरह नहीं लगते हैं। 10-12 पाउंड का ट्रैवल इंश्योरेंस हो जाए और 2-3 हज़ार का ये, और जो होटल बुकिंग है और जो ये फ़्लाइट टिकट है, दोनों हो जाए नियरली 3000 से 5-6 हज़ार के बीच में हो जाए आराम से। वो डिपेंड करा कि कौन सी सिटी है, कौन सी लोकेशन है। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है अपॉइंटमेंट लेटर। ये नेक्स्ट और फर्स्ट, ये सबसे पहले आप जब एम्बेसी में जाओगे सबसे पहले वो यूँ चेक करेंगे। तो अपॉइंटमेंट लेटर तो ऑब्वियसली डेफिनेटली लेके ही जाओगे, वो चेक करेंगे कि आपकी अपॉइंटमेंट आज है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कवर लेटर। आप इसमें आइटनरी भी बोल सको और कवर लेटर भी बोल सको। मैंने बहुत रिसर्च कर दी, जब मैंने नहीं पता था कि वीज़ा अप्लाई किस तरह करना है, तो मैंने नहीं पता था आइटनरी क्या हुआ है। आइटनरी मतलब एक तरह का कवर लेटर या आइटनरी एक तरह का आपका शेड्यूल हुआ है, रोटा हुआ है
कि जिसमें आप ये बताओ कि मैं फर्स्ट डे ये करूँगी, सेकंड डे ये करूँगी, थर्ड डे ये करूँगी, मतलब यहाँ आज घूमूंगी, यहाँ घूमूंगी यूरोप जाने के बाद। ठीक है, तो मैंने आपसे सारा प्रोसेस बता दिया, हर एक डॉक्यूमेंट बता दिया। अगर आपने कवर लेटर का जो भी है लिंक चाहिए या कवर लेटर की PDF चाहिए या पेड रहेगी, आप मेरे से बता सको किस कंट्री में जाओगे, मैं अपना कवर लेटर प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट्स के लिए। अगर स्टूडेंट है कोई और यूरोप कंट्री में जाना चाहवा है और अप्लाई करना चाहवा है यूरोपियन वीज़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि वर्कर के लिए, अगर कोई यहाँ पर वर्क वीज़ा पे है तो वो क्या क्या अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट शो करेगा। वैसे तो ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट सेम है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो ऐड ऑन करने पड़ेंगे उन पिछले डॉक्यूमेंट के साथ। पहली बात, वर्क करना स्टेटस और हॉलीडे लेटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों यूनिवर्सिटी से मिला है स्टूडेंट ना। तो वर्क करना की लेना है, क्या करना है कि अपनी जो कंपनी में, जिस भी कंपनी में अगर वो काम कर रहा है, उसने वहाँ पे अपना लीव लेटर लेना है कि मैं अपनी हॉलीडेज़ पाऊँ या लीव ले रखी है मैंने मेरी कंपनी से, या आप एक ऐड मतलब एडिट करके बना भी सको, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, पर मैं प्रायोरिटी करूँगी कि फ़र्स्ट टाइम अगर आप अपने यूरोप का वीज़ा लगवा रहे हो तो हर एक चीज़ जेन्युइन हो। ठीक है, अपना हॉलीडे लेटर अपनी कंपनी में ले सको, अगर रियल में अपनी आप हॉलीडे ले रहे हो या आपकी 2-4 दिन की ऑफ है, कंपनी में ऑफ है, तो आप जब भी कर सको। और उसके अलावा आप एम्प्लॉयर लेटर ले सको अपनी कंपनी में कि आप स्पेसिफिक एम्बेसी मेंशन करेंगे आपकी जो कंपनी वाले हैं कि एम्बेसी ऑफ जापान, एम्बेसी ऑफ यूरोप, तो वो स्पेसिफिक लेटर बनाएंगे उस एम्बेसी के लिए और मेंशन करेंगे कि आप फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो वहाँ। ठीक है, और उसके अलावा ITR आप ना, अगर आप UK के अंदर हो, अपना ITR मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपनी पे स्लिप मेंशन करोगे तो उसमें टैक्स कटा है, तो आपकी टैक्स ऑलमोस्ट ऑलरेडी मेंशन हो जाएगा कि आप टैक्स पे कर रहे हो, तो आपने अपनी ITR देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पे स्लिप मैंने ऑलरेडी बोल दिया, तो ITR की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी पे स्लिप दे सको, वो भी चलेगा। और ये सारी चीज़ें हैं जो वर्कर ना मेंशन करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स में, और BRP और पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें तो देनी ही देनी है। ट्रैवल इंश्योरेंस भी देना है। तो बस जो स्टूडेंट का हॉलीडे और स्टेटस लेटर, उन 2 डॉक्यूमेंट ने छोड़कर बाकी के ये डॉक्यूमेंट उन्होंने मेंशन करने हैं जो वर्क परमिट पे हैं UK में। तो स्टूडेंट्स का और वर्क परमिट का, जो वर्क परमिट वाले हैं, तो मैंने दोनों को बता दिया। अगर आप लोगों ने इस वीडियो में कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई, आप मेरे से कमेंट कर सको, और कोई भी चीज़ पूछनी है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ लेट मी नो।